ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई अरहर की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल बुआई के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में है और इस फसल से अच्छा उत्पादन मिले उसके लिए फसल का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना जरूरी है। तो आप अरहर की फसल में इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ शिशुपाल सिंह राजपूत। आप लोगों को अरहर की समसामयिक जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि अभी जो अपनी फसल है वह बढ़वार की अवस्था में है। सबसे पहले तो इसमें यह आवश्यक होता है कि अपने खेत में खरपतवार नहीं रहना चाहिए। खरपतवार रहित होना चाहिए। पहले आप खरपतवार निकाल दिए होंगे एक बार, दूसरी बार भी अपने को खरपतवार निकालना है। खरपतवारों को हाथ से निकाल सकते हैं या खुरपी की सहायता से निकाल सकते हैं, और खरपतवार निकालने के साथ साथ खुरपी से निकालते हैं तो उसकी गुड़ाई भी हो जाती है, जिससे पौधों की जड़ों को अच्छा हवा और वातावरण, सूर्य का प्रकाश मिलता है, जिससे उनकी वृद्धि अच्छी होती है। और इसके साथ साथ ही खरपतवारों के साथ साथ भी इसमें सिंचाई का भी विशेष ध्यान रखना है। सिंचाई के साथ साथ जल निकास। सिंचाई जल निकास से अपना मतलब ये रहता है कि यह एक दलहनी फसल है। दाल वाली फसल होने के कारण इसमें अगर लंबे समय तक पानी रहता है तो आपकी फसल में कई प्रकार के विषाणु जनित रोग पैदा होते हैं। आपकी जड़ें देखते हैं तो जड़ों में गलन पैदा होती है और आपका पौधा वहीं का वहीं सूखने लगता है। तो इन सब को रोकने के लिए आवश्यक होता है कि उचित जल निकास करें। तो जहाँ पानी अगर अधिक भरा हुआ हो रुकता है तो वहाँ जल निकास करें, वहाँ से पानी निकाल दें। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में अरहर की फसल को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अधिक दिनों तक वर्षा नहीं होने की दशा में यदि अरहर की फसल सूखने लगती है तो इसकी उचित बढ़वार के लिए एक जीवन रक्षक सिंचाई जरूर कर दें, जिससे आने वाले समय में अरहर की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। कीट और रोग जो कि अपनी फसल को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। आपकी फसल अच्छी वृद्धि की है, सब कुछ है, लेकिन अगर कीड़े और रोग का अधिक प्रकोप हो गया तो आप उत्पादन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पत्ती हैं मुड़ी हुई दिखती हैं, और उन पत्तियों को खोलोगे तो उनमें पीली और हरे कलर की छोटी छोटी इल्लियाँ निकलेंगी, जो कि पत्ती लपेटक कीटे रहते हैं। इनके पत्ती लपेट के वो उसका रस चूसते रहते हैं और अपने पौधे को पूरा का पूरा नष्ट कर देते हैं। तो कीड़ों के नियंत्रण के लिए आवश्यक होता है कि आप जैविक कीटनाशक का उपयोग करें। तो नीम ऑयल आता है, जिसकी आप 5 से 7 ml मात्रा पर लीटर पानी में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर कीड़े आ जाते हैं तो इनका आप नियंत्रण नहीं कर पाते। तो इनके लिए क्लोरोपाइरीफास नाम की जो दवा आती है उसकी 2 ml मात्रा प्रयोग कर सकते हैं, और या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट नाम की दवा आती है, उसकी भी 1 ग्राम मात्रा आप उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अरहर की फसल में बांझपन विषाणु रोग का प्रकोप होता है। यह रोग विषाणु से होता है। इसके लक्षण ग्रसित पौधों के ऊपरी शाखाओं में पत्तियां छोटी हल्के रंग की और अधिक लगती हैं। ग्रसित पौधों में फूल फली नहीं लगती है। यह रोग मकड़ी के द्वारा फैलाया जाता है। इसकी रोकथाम के लिए रोग निरोधी किस्मों को लगाना चाहिए। इसके अलावा रोग ग्रसित अरहर के पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए, और रोग को फैलाने वाली मकड़ियों के नियंत्रण के लिए हेक्सीथाइजोक्स नामक दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके साथ साथ ही इसमें मुख्य रूप से जो रोग लगता है वो आता है बेल्ट, जिसे उकठा नाम से अपन जानते हैं। पूरा का पूरा पौधा आप देखते हैं कि शुरू में पौधा हल्का सा वो सूख रहा है और पूरा पौधा आपका सूख जाता है। और इस रोग को आप ये तरह से नहीं पहचान पाते हैं तो आप पौधे को उखाड़ेंगे, उसकी जड़ के पास फाड़ के देखेंगे तो काले काले कलर का आपको फंगस दिखाई देगा। ये उकठा रोग के कारण होता है। इस रोग को नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इसको पहले अपने को नियंत्रण करने के लिए जहाँ ये रोग लगता है तो अपने को कुछ सावधानियाँ बरतना पड़ेगी। इसको नियंत्रण करने के लिए जहाँ बार बार ये रोग आता है वहाँ गर्मियों में गहरी जुताई अवश्य करें। दूसरी बात, इसका फसल चक्र अपनाएं, जिससे कि जहाँ उकठा लगता है वहाँ फसल चक्र दलहनी फसल न लगाते हुए गैर दलहनी फसल लगाएं। तीसरी चीज़, बीजोपचार अवश्य करें।
डाइथन M45 है, बाविस्टिन है, इनकी 2 ग्राम मात्रा पर केजी बीज के हिसाब से आप उपचारित करके लगाएं। इसके साथ साथ ही अपने को रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का चयन करना चाहिए। अगर आपके खेत में रोग आ गया है तो वहाँ से उसको पौधे को निकाल के अलग कर दें, नष्ट कर दें और उस फसल जहाँ रोग लगा है और जहाँ आने की संभावना है पूरे मिट्टी को उसको ड्रेंचिंग करें। ड्रेंचिंग के लिए आपका रिडोमिल है, डाइथन M45 है, इनकी 2 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी में घोल बना के पूरे से अच्छी तरह से उसको तर कर दें पौधे और मिट्टी को, जिससे कि आपका यह रोग फैलता नहीं है। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है, इन्हें आप अपना के अरहर की फसल में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कनौर, जिला श्री गंगानगर के कृषक अंजनी राठौर ने। आप वानिकी वृक्षों की नर्सरी तैयार करने के बारे में जानकारी चाहते हैं तो अंजनी राठौर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सबसे पहले इसमें करना क्या है, सीड को कलेक्शन ही सबसे बड़ी बात है। कलेक्शन के पहले सबसे पहले स्मार्ट पेड़ को चुना जाता है। जैसे कि हम लोग नहीं करते हैं, कोई बच्चा पेड़ नहीं, बूढ़ा पेड़ नहीं, टेढ़ा मेरा पेड़ नहीं, देखने में एकदम स्मार्ट हो, टेढ़ा मेरा नहीं हो, मेन स्टेम ऊपर जो उससे से उसका कलेक्शन करना चाहिए, जिसको हम लोग प्लस ट्री कहते हैं। तो अभी तक पॉपुलर कटिंग और ETP लगा सकते हैं। इसके अलावे है जो महोगनी है, सागवान है, सहजन है, फूलझारू हुआ, नीम का भी समय आ रहा है, बांस का भी है, डिफरेंट बांस का भी कटिंग को लगा सकते हैं। इसके बाद जामुन है। इस तरह के सीड को कलेक्शन किया जा सकता है। सब सीड कलेक्शन करके पहले उसको सुखाकर ग्रेडिंग कर लेते हैं। ग्रेडिंग करके छांट के उसको हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट में क्लोरोपाइरिस बहुत जरूरी है। क्लोरोपाइरिस 2 मिनट, चाहे 5 मिनट या जीरम या थीरम से उसको ट्रीटेड करके तभी लगाना चाहिए। कटिंग की भी जहाँ तक बात है, चाहे कटिंग पॉपुलर हो या कोई बांस हो या एनी अदर हो, उसमें भी उपचारित किया जा सकता है। जैसे क्लोरोपाइरिस 2 ml पर लीटर के रेट से उसमें 2-4 मिनट, 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट उसे उपचारित कर ही के लगाना चाहिए, ताकि ये इन्फेक्शन और फंगल और इंसेक्टिसाइडल का जो रहता है उसमें इस तरह से किल होता है, फ्रेश हो जाता है। नर्सरी या तो आप खुले प्रक्षेत्र या पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में तैयार कर सकते हैं। पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में पौधे लगाना खुले की अपेक्षा अधिक फायदेमंद होता है। सिंचाई निश्चित तापमान, आर्द्रता एवं नमी मिलने की वजह से साधारण रूप से उगाए गए पौधों की अपेक्षा गुणात्मक एवं परिणात्मक रूप से काफी बेहतर होते हैं। 1:1 रेशियो मिट्टी है, बालू है इसका और खाद FIM, उसको मिक्स करके पॉलीथीन में लगा रेडी रख देना चाहिए और तब सीड डालना चाहिए। ट्रीटेड करके उपचारित कर ही के मतलब उसमें डालना चाहिए। जमीन में भी सोइंग किया जा सकता है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होगा। उसको प्लांटेशन में थोड़ा दिक्कत होती है, इसीलिए वो पॉलीथीन में करने पर उसको आसानी से जहां आपको साइट में जहां लगाना है वहां पर आप लगाते हैं। पौधशाला हेतु उपलब्ध 4 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई की पॉलीथीन थैलियां लेकर 5 से 6 छिद्र कर लें। थैली के आधे भाग में 10 से 12 छिद्र हो जाएंगे। इसके बाद थैलियों को भरने के लिए पौधशाला की क्यारियों में ही छनी हुई गोबर की खाद, चिकनी मिट्टी और बालू रेत को बराबर भाग में मिलाकर मिश्रण बना ले और फिर थैलियां भरना शुरू करें। थैलियां भरकर क्यारियों में सीधे रखें, जिससे छोटे पौधे कलम लगाने और पानी देने में आसानी होगी। साथ ही आप इनमें दूसरे पौधों को भी लगा सकते हैं। पॉलीथीन में लगे हैं पौधे, थोड़ा सा प्रबंध पर ध्यान रखना चाहिए, खासकर प्रबंध, टिकाऊ प्रबंधन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट हम लोग कहते हैं। मतलब कि इंसेक्ट बहुत ज़्यादा हो या प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो उस पर तभी ट्रीटमेंट करना चाहिए, केमिकल अदरवाइज नहीं। समय समय पर जैसे कि हम लोग नेट हाउस, पॉली हाउस में, मिस चैम्बर में हम लोग रखे हुए हैं, नहीं है तो कम से कम छांव में रखना चाहिए। हल्का मॉइस्चर मेंटेन करना चाहिए और उस पर हमेशा निगरानी रखना चाहिए कि इसकी मोर्टेलिटी हो नहीं रही है, सूख रहा है, किस कारण से, इस पर ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से करने पर वैज्ञानिक ढंग से या ज़्यादा बेहतर होगा, किसान को बाद में मोर्टेलिटी नहीं होगी।